इज राइवन राव, स्वागत करता हूं आप सभी का की एक और शानदार उस दिन जोश कैसे है, आपका जोश कैसा है? हाँ उस दिन जोश। सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में होता क्या है सर? सर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे एक मतलब उसका पूरा का पूरा मास एक जगह पे कंसंट्रेट ऐसे मान सकते हैं, और वहां पर सारा का सारा मास जब कंसंट्रेट होता है तो वहां पर फोर्स अप्लाई करने पे पूरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि मैं ये मोबाइल है तो ये मोबाइल का कोई पूरा का पूरा मास है वो कोई एक जगह पे सेंटर्ड होगा तो वो सेंटर ऑफ मास कहलाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसका सेंटर ऑफ मास मतलब मिडल पे होगा, जहां ऐसे कुछ होगा। हाँ तो देख मैंने इसको सेंटर ऑफ मास से उठा रखा है, सेंटर ऑफ मास से उठा रखा है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट है, मोबाइल गिरे नहीं, सेंटर ऑफ मास ऐसा एक पॉइंट है कि जहां पर हम पूरी बॉडी का मास मान सकते हैं, वहां पर अज्यूम कर सकते हैं, और उस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने पे जैसे पूरी बॉडी मोशन कर रही है ना, वैसा मोशन होता है, वैसा मोशन होता है। समझ पा रहे हो क्या सेंटर ऑफ मास की कहानी? समझ पा रहे हो क्या सेंटर ऑफ मास की कहानी? देख 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 अभी भी नहीं गिर रहा है। हाँ अब तो गिर जाता, ज्यादा करूंगा तो। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, ले आवाज सही आ रही है, बढ़िया बढ़िया। तो आज हम इसी सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ये सेंटर ऑफ मास, उससे पहले याद कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ के आ चुके हैं दोस्तों, कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। पर पढ़ाता हूं ये शुरुआत, ये हम पढ़ते हैं आपने पूरी एनर्जी की बातें पढ़ ली, आपने पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया, तो अब ये वेरिएबल मास सिस्टम समझने में ज्यादा आसानी रहती है। लास्ट में हम इंपल्स और कोलिजन का पार्ट पढ़ेंगे, ये एक अलग पार्ट हो जाएगा, इंपल्स एंड कोलिजन का पार्ट। ये भी अपने आप में एक बहुत हॉट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे वाले आते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। तो समझते हैं, देख ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है कि अब भयानक चैप्टर है। यहां से ना फिजिक्स में ऐसा डरावनापन शुरू हो जाता है, यहां से फिजिक्स में डरावनापन शुरू हो जाता है। तुम किसी को भी पूछोगे बेटा कि फिजिक्स, रियल फिजिक्स कहां से शुरू होती है, तो आपको बताएंगे कि लॉज ऑफ मोशन से हल्की हल्की शुरू होती है। वर्क एनर्जी पावर आसान चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स के सबसे दो भयानक रूप, भयानक चैप्टर यानी कि सेंटर ऑफ मास, और उसमें भी खास रोटेशनल मोशन वाला पार्ट, इसके बाद वाला चैप्टर इससे भी भयानक होगा। सारी बातें यहां पर इससे सारी बातें बेटा। लेकिन देखो थियरी में डर लगता है, थियरी में ऐसा होता क्या पता है कि हम थियरी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थियरी समझ लेते हैं क्लास से, लाइन बाय लाइन भी लिख लेते हैं, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, लेकिन होता यह है कि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फंस जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये चीजों का ध्यान रखेंगे, मैं तो रखता ही रखता हूं, आपको बोल रहा हूं कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए साथ साथ कि हम कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हाँ कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं इसमें। भाई साईं मूवी नहीं देखी है, बाद में देख लूंगा कभी फ्री। शुरुआत करते हैं, अभी समझते हैं पहले कि आज के चैप्टर, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने जाएंगे। तो एक बड़ा सा हिस्सा सेंटर ऑफ मास होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके दोस्त को आपके एक दोस्त को ही याद रखो कि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है। एग्जांपल में पहले डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं आपको कहानियां समझा रहा हूं, मैं आपको कहानियां समझा रहा हूं, प्रस्तावना समझा रहा हूं कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ठीक है, ये ठीक है, ये तीन कंडीशन है आपके पास, ठीक है, ये तीनों सरफेस यहां पर है, ठीक है, ये तीन केस है आपके पास, ये तीन केस है आपके पास, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। यहां पर एक बार मैं अप्लाई फोर्स कर रहा हूं, मैं एक बार फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, दूसरी बार फोर्स मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, और तीसरी बार फोर्स मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये रफ सरफेस है, यहां पर फ्रिक्शन हो सकता है, ये रफ सरफेस है, ठीक है। आपको ये चीज पता है कि अगर किसी जगह पे फोर्स लग रहा है F और ये बॉडी का मास है m, इस बॉडी का मैं मास मान लेता हूं, इस ऑब्जेक्ट का मैं मास मान लेता हूं m, सो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैन बी राइट एज अ फोर्स एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हो डिवाइड बाय मास, F इज इक्वल टू m है। तो ये कौन से केस के लिए वैलिड है, ये कौन से केस के लिए वैलिड है कि हम जो पढ़ रहे थे किस केस के लिए पढ़ रहे थे, हम जो पुरानी कंडीशन में पढ़ रहे थे किस केस के लिए था। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फटाफट बताओ। हरियाणी भैया, हरियाणवी बोल के दिखाओ, हरियाणवी में कुछ पूछ के दिखाओ, हरियाणवी में आंसर दूंगा मैं, हरियाणवी में कुछ पूछ के दिखाओ, आई विल गिव यू आंसर इन हरियाणवी। कश्मा सिंह बोल रहे हैं नाभि से पकड़ेंगे, सही बात, नाभि से ऐसे उठा के, शक्तिमान, सही बात,
सेकंड वाला, फर्स्ट नहीं बेटा, सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि यहां पर हमने पूरी बॉडी का मास केंद्रित हुआ मालूम मतलब दिख रहा है, तो इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और जो एक्सेलरेशन लिखा था ना, ये एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ये इसी चीज का था, ये ऐसे कही था। परफेक्ट, समझ पा रहे हो दोस्त? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेशन अब लिखना सीखो। हाँ, डेफिनेशन भी साथ साथ लिखना सीखो अब कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू दिस पॉइंट। तो पहले हमने F इज इक्वल टू ma वाली कहानी पढ़ ली कि कहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास वाली कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो वहां पर हम सेंटर ऑफ मास पे ये न्यूटन बाबा के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूटन बाबा के जो भी लॉ थे ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बने हुए थे। क्लासिकल मैकेनिक्स की वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बने हुए हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब कि वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट वो पॉइंट मास का होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त ये बहुत शानदार बात है कि हम जो भी अब तक फिनोमिना पढ़ते थे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल थे, लेकिन फिर भी हम तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। क्यों अप्लाई कर पा रहे थे? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पहले से अज्यूम करके चल रहे थे। 1 और 3 क्यों नहीं होगा? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। 1 और 3 पे होगा क्या पता है? यहां से तुम इसको धक्का दोगे तो ये नीचे गिरने की संभावना ही नहीं होगी, ये नीचे नहीं गिर जाएगा। अगर यहां से धक्का दोगे, यहां से धक्का दोगे तो ये ऐसे नहीं गिरेगा, ये ऐसे नहीं गिरेगा। ऐसे देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे से धक्का दूंगा मैं अभी, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। 1 से धक्का दूंगा, देखो ये पीछे आ रहा है। हाँ जी, 1 से वाला समझ में आ रही है? अगर मिडिल से धक्का दूंगा तब जाके आगे बढ़ेगा, तब जाके ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा, एक लाइन में भागेगा। परफेक्ट, इसलिए सेकंड वाला है। तो पहले तो ऐसा समझो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले लगाए हैं वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है बेटा, उद्दीपना जी। लेकिन हम एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी लगाते थे तो वो वहां पर हम पूरी बॉडी को जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ऐसा मान के चलते हैं, तभी हम सारे न्यूटन बाबा के फॉर्मूले अप्लाई कर पा रहे थे जी। बढ़िया। कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास enables us to apply them equally well to the motion to finite और extended object। मतलब सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स लगाया जाएगा तब जो भी कहानी मैंने बताई ना वही समझा रहा हूं। हरवाणी हरियाणवी अजी क्या बोलता रहे तू? मुंडी पकड़ के उठा दूंगा। हरियाणवी आ रही ना, देख मुझे, ठीक है। फिर मतलब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाए जा सकते हैं तब जाके हम उसको इक्वली ट्रीट कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स का ही पार्ट था, और ये जो पढ़ रहे हैं वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। इस पूरी ब्रांच को, मैकेनिक्स की ब्रांच को क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जा रहा है, ठीक है। और क्या चीज है सर कि डेफिनेशन दे रखी है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज पॉइंट वेयर द होल मास, पूरा मास, सपोज्ड टू द कॉन्सेंट्रेटेड डिस्क्राइबिंग द ट्रांसलेटरी मोशन। कि वहीं पे हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे ना ऐसे ऐसे, F इज इक्वल टू ma। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था? इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि कहां पर ये फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तब जाके ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब कि सीधी लाइन में जो रेक्टिलिनियर मोशन होता था ना उसको ट्रांसलेशन मोशन किया है। ऐसे भाग रहा था उसको हमने रेक्टिलिनियर मोशन कहा है, एप्लीकेशन। तो ये कहां पर लगाया जा रहा था? सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया जा रहा था। ये कहां पर फोर्स लगाया जा रहा था? सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया जा रहा था। तब जाके हमें एक्सेलरेशन मिल रहा था, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F/m, और ये सीधा ट्रांसलेशन मोशन ही कर रहा था। परफेक्ट बात क्या है? ऐसे नहीं बोलते हरियाणवी, हरियाणवी ऐसे बोलते, छोरा छोरा वीरा बोलते हैं, वीरा वीरा। अरे वीरे मेरे वीरे, मुंडी पकड़ दूंगा। बेरा मतलब पता चल जाना, राइट? बेरा मतलब पता चल जाना, बेरा लग गया मतलब सुन लिया या पता लग जाना। माउस ले लेता हूं मैं, चेट भागी जा रही है। रिपीट कर दो डेफिनेशन, अभी बताता हूं। अरे भाई फिजिक्स में पढ़ाने दोगे या हरियाणवी और गुजराती और पंजाबी सिखाते रहोगे? वीरा गर्ल को बोलते हैं, वीरा गर्ल है, वीरा गुजरात में बोलते हैं। हाँ, वीरा तो गुजरात में, रवि बंड्रा नाम का स्टूडेंट भी है क्लास में, वो बोल रहे हैं वीरा गुजरात में बोलते हैं, गुजराती जाट। क्या बोल रहे गुजराती जाट? न्यूमेरिकल्स, अरे शुरू तो बनते न्यूमेरिकल्स कहां से करवाऊंगा? अरे छोरे 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 मतलब हरियाणवी है, छोरे छोरे वहां नहीं बोलते हैं। फटाफट बताओ। तो जैसे मैं बोलता हूं अरे दोस्त बोल आगे की बात, तो दोस्त की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दोस्त की जगह मैं क्या आपको बोल सकता हूं हरियाणवी में? हरियाणवी में, हरियाणवी में दादा, दादा फटाफट बताओ। तो ऐसी बात है ये दोस्त, यहां पर छोरे ऐसी बात है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है वेयर द पूरा मास, होल मास ऑफ अ बॉडी सपोज, वहां पर अज्यूम किया जा सकता है, सपोज मतलब अज्यूम किया जा रहा है टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब वहां पर केंद्रित है, पूरा का पूरा मास केंद्रित है वहां पर, और वहां पर सारे के सारे हम फॉर्मूले लगा सकते हैं ताकि ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है फोर्स के, मतलब फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर ध्यान दो मित्र। हाँ तो मित्र क्या लगता है आपको कि सेंटर ऑफ मास हमें
अभी किताबों में आया है इसलिए समझ में आता है? नहीं, हमारे दादा परदादा और परदादा के परदादा के परदादा के परदादा परदादा का वो सब भी ये फिजिक्स जानते थे, वो सब भी ये फिजिक्स जानते थे मित्र। उनको पता था कि सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है कि जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट का मास केंद्रित है। अगर मैं उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके इस बॉडी को वहीं से उठाऊं, इस बॉडी को वहीं से, बदमाशी नहीं मित्र, यहां पर ध्यान दे, कोई भी बॉडी को वहीं से उठाऊं तो ये पूरी बॉडी का मास, मतलब पूरी बॉडी को आसानी से उठा सकता हूं, रेक्टिलिनियर मोशन करवा सकता हूं, ट्रांसलेशन मोशन करवा सकता हूं। देख, मैं तो आपको सिर्फ, और मैं ऐसा बता रहा हूं दोस्त कि ऐसा नहीं है, अरे मित्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही मैं समझा पा रहा हूं इसलिए नहीं, ये हमारे दादा परदादा को भी पहले से पता था, बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से पता है। पहली बार किसी ने एक पहाड़ का सेंटर ऑफ मास निकाला था और ऐसे एक उंगली पे उठा लिया था। याद है क्या तुम्हें? याद है क्या? पूरे पहाड़ का सेंटर ऑफ मास निकाला और पूरे पहाड़ को ऐसे एक उंगली पे उठा लिया, एक उंगली पे। भाई साहब, तो क्या उनको फिजिक्स नहीं आती होगी? भाई सबसे शानदार फिजिक्स उन्हीं को आती होगी। मैं तो ये बोल रहा हूं दोस्त कि सबसे शानदार फिजिक्स उन्हीं को आती होगी। क्या लगता है तुम्हें दोस्त? देखो ये तस्वीर, क्या नहीं लग रहा है तुम्हें कि पूरे पहाड़ का सेंटर ऑफ मास, हालांकि यहां पर सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन फोटो जो प्यारा लगा वही मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर इन्होंने पूरे पहाड़ का सेंटर ऑफ मास, भाई बहुत बड़े फिजिशियंस, तो वहां उन्होंने देखा दोस्त, वहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटर ऑफ मास है, पूरे पहाड़ को मैं यहां से उठाऊंगा तो मुझे ये बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगा, ना तो ये इधर गिरेगा ना तो उधर गिरेगा। तो सेंटर ऑफ मास उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हम तो सिर्फ एक मोबाइल को एक उंगली पे उठा रहे हैं, देख, हम तो सिर्फ एक मोबाइल को एक उंगली पे उठा रहे हैं। हनुमान दादा भी आ सकते हैं, सही बात है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये तो मतलब इसमें बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, और आप खुद से भी कर सकते हो। देखो, ये अगर मैं इसको आगे पीछे से अगर मैं इसको आगे पीछे से उठाता तो होता क्या दोस्त, ये नीचे गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसको सेंटर ऑफ मास से उठा रहा हूं तो कैसे भी मूव कर रहा हूं, ये नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है, समझ पा रहे हो क्या दोस्त? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे मित्र, तो डेफिनेशन एक और बार पढ़ ले मित्र। क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द सिंगल पॉइंट वेयर मूव्स द सेम वे विच सिंगल पार्टिकल हैविंग अ टोटल मास द सिस्टम ऑफ एक्टेड। डेफिनेशन बहुत भयानक हो गई, पहली वाली रटो तुम, तो ये वाली रटो, ये छोटी एंड स्वीट है, ये छोटी एंड स्वीट डेफिनेशन है, क्या है? स्वीट डेफिनेशन है। दूसरी वाली ज्यादा भयानक हो रही है, जी बढ़िया। खम्मा गणी। अरे मित्र, लो आगे बढ़ते हैं मित्र। अब ये सेंटर ऑफ मास के बारे में बातें बहुत सारी हो गई, अब थोड़ी बातें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास, अगर कोई रेगुलर बॉडी होगी, जैसे कि अगर कोई रिंग है, अगर हमारे पास कोई एक रिंग है, तो यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ही, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ऐसा कोई, अरे मतलब ये कोई ऐसे भोंदू सा पतलू सा ऐसे कुछ शेप है, तो इसका यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, जब याद रखना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। अगर ये डिस्क है तो डिस्क अगर यूनिफॉर्मली डेंसिटी वाली है, कि इक्वली मास स्पेस्ड है, ऐसा नहीं कि आधी लोहे की बनी और आधी लकड़ी की बनी हो, नहीं, अगर पूरी लोहे की या पूरी लकड़ी की सेम मटेरियल की यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो फॉर अ सिमेट्रिक बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी वाला पार्ट अभी बताऊंगा, लेकिन वापस समझ लेना, यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी आवश्यक है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी जब होगी तब बताया जाएगा कि इट कोइंसिडेंस विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ज्योमेट्रिकली जो सेंटर होगा वो सेंटर भी इसका सेंटर ऑफ मास ही कहलाया जाएगा, वह सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास कहलाया जाएगा। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर कोई स्फीयर में पसंद करता तो ये, अगर स्फीयर भी मान लो ऐसा टाइप का, तो स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर होता। जी आ रही है बातें समझ में? और एक चीज समझना कि अगर दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, जैसे कि ये दो बॉडी हमारे पास है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो भारी बॉडी होगी ना उससे थोड़ा नजदीक होगा, सेंटर में आना जरूरी नहीं है। अगर दो इक्वल मास का है, अगर दो इक्वल मास की बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। लेकिन दो अनइक्वल है, एक का मास ज्यादा एक का मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा शिफ्ट होता है किसकी तरफ? जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उस पे ये, मतलब उस, इसका कैपिटल एम लिख लो, इसका छोटा एम लिख लो, उस जगह पे थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। ये मैं प्रॉपर डेरिवेशन में भी समझाऊंगा, लेकिन समझना दोस्त कि फॉर अ गिवन शेप, अभी से थोड़ा याद रख लो कि डिपेंड्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पर हैवियर मास होगा, मैसिव मास होगा, उससे ये थोड़ा सा क्लोज रहेगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा क्लोज रहेगा। आ रही है क्या मित्र बात समझ में? मित्रम इज बेटर, मित्रम
मित्रम बोलने में अच्छा लग रहा है, मित्र बोलने में अच्छा लग रहा है, मित्र गाली जैसा नहीं है ना, मित्र गाली नहीं लग रहा है ना, ठीक है। अब देखो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, समझना दोस्त। अगर रिंग का मैंने पूछा तो आपने बताया एग्जिट सेंटर पे, डिस्क का पूछा एग्जिट सेंटर, ये कोई सॉलिड सिलिंड्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर तो सेंटर। अब मैं आपको ये पूछता हूं दोस्त कि सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करता है ऑब्जेक्ट के अंदर पार्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट से हमेशा ऑब्जेक्ट की बॉडी पे ही लाई करेगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी पे ही लाई करेगा। दैट्स अ ट्रू और फॉल्स? सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन अ बॉडी। बताओ क्या ये बात सही है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ये बॉडी पे ही होगा, बॉडी के कोई अंदर या बाहर वाले कोई पे नहीं। रिंग में बॉडी पे कहां लाई कर रहा है? बॉडी तो ये हुई ना दोस्त, बॉडी तो ये हुई, रिंग की बॉडी हुई, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो कहां पर है? अंदर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। तो बॉडी पे कहां है? बॉडी से अंदर है, बॉडी से अंदर है। यहां पर भी देखो ना, सेंटर ऑफ मास तो यहां पर लाई कर रहा है, कहां है? इसके अंदर है। हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि देयर मे और मे नॉट बी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास एंड इट मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। हो सकता है। देखिए ये लेमिना टाइप की है, इसको लेमिना कहा जाएगा, इसको लेमिना कहा जाएगा। तो लेमिना का ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। जबकि ये रिंग में देखो इनसाइड है, बॉडी पे लाई नहीं कर रहा है, इनसाइड है, और यहां पर ये एल शेप्ड की कोई लेमिना है, एल शेप्ड की है, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मिल रहा है। ये ज्यादा हैवी होगा तो इससे नजदीक है, तो यहां पर है कुछ, तो ये सेंटर ऑफ मास आउटसाइड पे, यहां पर इनसाइड पे है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोस्त हमेशा बॉडी पे ही लाई करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। परफेक्ट, बढ़िया। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई? मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको बताई है दोस्त, भूलना नहीं है। डेफिनेशन इसको भूल जाओ तो कोई परेशानी मुझे नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को नहीं भूलना है, ये इमेज को दिलो दिमाग में बिठा लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे पहाड़ का मास एक जगह पे केंद्रित है, वहां पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, हम नहीं इसमें, ना मैं ना आप, एक शक्तिशाली मनुष्य जो अपने एक बेस्ट फॉर्म में था, उन्होंने एक उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया। ठीक है, ये डेफिनेशन से छोटी सी इंग्लिश में डेफिनेशन बना लेना दोस्त, ये काम आपका रहेगा, ये काम आपका रहेगा। ओके सर। और एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हमने, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी की हमने बात की। अब आपके दिमाग में आएगा कि डिवाइड कर दिया हमने, पूरे चैप्टर को 2 तरह से डिवाइड कर दिया है कि एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम कि जहां पर कोई m1 ऐसे है, 2 वाला ऐसे है, 3 वाला ऐसे है, 4 वाला ऐसा है, तो अलग अलग पार्टिकल्स ऐसे, क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स है। और दूसरी जगह कोई ऐसे परफेक्ट बॉडी है, जैसे कि परफेक्ट बॉडी है, ये रही एक प्रॉपर परफेक्ट बॉडी, ये रही एक प्रॉपर परफेक्ट बॉडी, राजा, ठीक है, एक परफेक्ट प्रॉपर बॉडी रही। मान लीजिए कि स्फीयर, कंटिन्यूअस बॉडी, स्फीयर या फिर डिस्क। तो एक कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि जहां पर पूरा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना अलग बात हो, और इस डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना अलग बात है। इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है कि जहां पर पूरी जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूट है, और छुट्टा छवाया मतलब कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, जिसको छुट्टा छवाया कहलाया जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। अब हम जानने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझना यहां पर कि हमारे पास बहुत सारे मास है, बहुत सारे मास है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर देखना, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करते रहना मेरे साथ साथ, ये तभी समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहना भाई साहब। देख, यहां पर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको नाम भी दे दिया जाए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है जी, बढ़िया। यहां पर कहीं मास m1 और इसका पोजीशन वेक्टर r1। ठीक है सर, इसका वेक्टर लिखना चाहो तो x1 y1 ऐसा भी लिखा जा सकता है। बढ़िया दोस्त। फिर यहां पर कहीं m2, इसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा r2, ये लिखा जाएगा x2 y2। ऐसे ही ये तीसरा, ये m3, ऐसे mn भी हो सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। ओके सर, और वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू ऐसे x3 y3। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई दोस्त? ठीक है, तो वोल मास पोजीशन वेक्टर आर गिवन बाय r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड r3 वेक्टर। मतलब r3 वेक्टर ऐसे टर्म्स में हम दे सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, m1 m2 m3 और डॉट डॉट करके mn भी हो सकते हैं। तो x का, अगर x का पॉइंट निकालना है, x COM निकालना है, तो ऐसे फॉर्मूला याद रखना, m1 x1 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट मतलब x2 प्लस करके m3 x कोऑर्डिनेट x3, डिंग 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 डिंग, ये आएगा mn xn। ओके सर, डिनोमिनेटर में टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डिंग 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 डिंग, ये आ जाएगा mn।
बहुत बढ़िया, सुंदर बात है। वैसे ही YCOM लिखा जाएगा, वैसे ही Y में सेंटर ऑफ मास लिखा जाएगा। समझना दोस्त, M1 Y1, पहले कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करो, फिर मास इंटू कोऑर्डिनेट, फिर आ जाएगा M2 Y2, M3 Y3, डिंग 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 डिंग, यहां आ जाएगा MN YN। डिनोमिनेटर में भाइयों बहनों वी कैन राइट इट्स M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस और डिंग 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 डिंग, यहां आ जाएगा MN। क्या बात समझ में आई दोस्तों? ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला मिलता हुआ। अब आधे घंटे की कहानी बस इसी फॉर्मूले पे चलेगी और मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, शानदार, जानदार और वजनदार वाले, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं। इसको चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। याद रखना, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? जेड पे भी लिख सकते हो और ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि RCOM इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, डिंग 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 डिंग, यह आ जाएगा MN RN वेक्टर। डिनोमिनेटर में टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डिंग 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 MN लिखा जाएगा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बढ़िया, क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म। अलग अलग कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो या फिर एक तरह से इसका यूज करके भी निकाल सकते हो। परफेक्ट, ये तो सेक्शन फॉर्मूले की तरह है, जैसा भी फॉर्मूला है। ग्राफ फिर से बता दो, ग्राफ कहां ड्रॉ किया? ये ग्राफ, इसको ग्राफ बोलते हैं क्या? इसको ग्राफ बोलते हैं? इसको ग्राफ थोड़ी बोलते हैं भाई, ये तो मैंने जस्ट लिख दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई मास M1 था यहां पर, तो M1 के लिए R1 वेक्टर, M2 लिखा, M2 के लिए R2 वेक्टर, M3 लिखा, M3 के लिए R3 वेक्टर, और ये कोऑर्डिनेट लिख दिया x2 y2, यहां पर x3 y3 और x1 y1। ये क्या है भाई? क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हारा दिमाग कहां पर जा रहा है यार? ये ग्राफ थोड़ी हुआ यार, ये तो बहुत छोटी बात हुई। अरे मित्र आगे बढ़े क्या? अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करवाऊं, जैसे कि ऐसा समझ ले कि दो मास है अपने पास, एग्जांपल के रूप में यहां पर दो मास है, M1 ये M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। जी बढ़िया। अब हमने क्या किया, इस M1 को ओरिजिन मान लिया, M1 को मान लिया ओरिजिन, और यहां से हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर? XCOM। देख Y में तो कुछ है ही नहीं, तो YCOM कहां से आएगा? तो XCOM इज इक्वल टू, इस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया। ठीक है सर, तो M1 कहां पर है? 0,0 पे, और M2 कहां पर है? D,0 पे। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा वो समझ में आना चाहिए, D डिस्टेंस दूर है इसलिए D,0 लिखा। तो XCOM इज इक्वल टू M1, मास इसका लिखा जाएगा M1 और कोऑर्डिनेट 0 x वाला, प्लस M2 कोऑर्डिनेट 2 वाले का D आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा सर? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो XCOM फ्रॉम 1, XCOM फ्रॉम 1, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, और इंटू करके D। ये अगर 1 से निकालना हो तो यहां कहीं हमें सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, ऐसा बताया जाएगा कि ये डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ये XCOM फ्रॉम 1 ये लिखा जाएगा। हाँ बढ़िया सर। ऐसे ही Y से मतलब दूसरी जगह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन कोई एक याद रख लो काफी है, कोई एक याद रख लो काफी है। सिमिलरली यू कैन राइट आल्सो XCOM 2 इज इक्वल टू D माइनस, क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा? D माइनस x हो जाएगा, पूरा D है तो D माइनस XCOM 1 कर दो, XCOM 1 कर दो, तो XCOM 1 कर दो। सिंप्लीफाई करोगे व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू करके D। खत्म, बस खत्म। हाँ, D0 कहां से है निशिता? यहां पर देख, मैंने इसको माना है y एक्सिस, ये x एक्सिस को ओरिजिन माना, D डिस्टेंस दूर तो D,0 लिखा जाएगा ना बेटा। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4th स्टैंडर्ड। समझ नहीं आया क्वेश्चन? आया नहीं आया? लो फिर से बताता हूं, देख है क्या यहां पर समझना है, क्या यहां पर समझना मैं वापस बताता हूं, वही कहानी वापस बताता हूं। देख यहां पर M1 है, यहां कहीं M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, ये पूरा डिस्टेंस D है। मैं भाइयों बहनों आपसे परेशान होकर मैंने मान लिया कि ये ऊपर वाली y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल वाली है वो x एक्सिस है। जी बढ़िया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ये M1 है एज इट इज M1 और ये आया M2। जी बढ़िया, ध्यान से देखना, क्या ये ओरिजिन पे तो 0,0 नहीं हो जाएगा? तो x1 ये आ जाएगा y1। हाँ, यहां पर देख D डिस्टेंस दूर, तो ये नहीं लिखा जाएगा ऐसे, देख ये D डिस्टेंस दूर है तो x में D चले तो D,0 ये आ जाएगा x2, ये आ जाएगा y2। हाँ यार, अब तो सिंपल है,
अब तो बहुत सिंपल है, तो लिखो ना XCOM का फॉर्मूला, XCOM फ्रॉम 1 से लिख रहे हैं यहाँ पर, इस 1 से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो M1 x1 प्लस M2 x2, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, M1 1 का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो M1 इंटू 0, दूसरे वाले के लिए क्या लिखा जाएगा, M2 इंटू डी, x कोऑर्डिनेट कितना है, d है, तो M2 इंटू डी, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, कितना आ जाएगा, ये M2 ऐसे, M2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू करके d, इंटू करके d, ये XCOM निकाल लिया हमने। एक से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, एक से ये कितना डिस्टेंस दूर है, ये XCOM 1 जितना दूर होगा, ये XCOM 1 जितना दूर होगा, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आया, बस काफी है यार। हाँ अरे आया समझ में, अरे आया समझ में, डेरिवेशन समझ में आया, अरे आया। कार्तिक आर्यन, खुशी, बताओ क्या ये डेरिवेशन समझ में आया? तो लिखो ताली, ठोको ताली, लिखो। यहां से नाप रहे हैं, इस वजह से, इस वजह से कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, अब न्यूमेरिकल पढ़ो कि एक HCl का मॉलिक्यूल है, सेपरेशन बिटवीन दिस न्यूक्लियाई 2 एटम्स इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ो तो गिवन डाटा देख क्या दे रखा है, गिवन डेटा क्या दे रखा है कि दोनों के बीच का दूरी है वो दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रॉम। ओके सर, एक एंगस्ट्रॉम होता है, ये क्या लिख दिया यहां पर, ये गलत है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये अप्रोक्सीमेट CM मतलब सेंटर ऑफ मास, CM निकालने को बोला है, CM कैसे निकाले सर, हमारी तो उम्र भी नहीं हुई कि हम चुनाव लड़े। CM मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, गिवन दैट क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स ऑफ अ मैसिव फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। मतलब M1 है वो H प्लस ऐसा समझो, और M2 है वो ऐसे Cl माइनस ऐसा समझो। तो ऐसा दे रखा है कि M1 को अगर आप M मानोगे तो Cl माइनस है वो इससे कितना गुना ज्यादा भारी है, 35.5 M जितना ज्यादा भारी है, ठीक है। और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालने को बोला है, तो मतलब एक्चुअल में रचना होगी वैसी होगी, H प्लस और यहां से कुछ डिस्टेंस दे रखा है और ये Cl माइनस ऐसा होगा। और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपको पता चली जाएगा कि ये वाला ज्यादा भारी है तो यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, ये आपको निकालना है, XCOM फ्रॉम 1, XCOM फ्रॉम 1। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, खत्म हो गई कहानी यहां पर ही, अरे यहां पर ही कहानी खत्म हो गई, फॉर्मूला ही बस अप्लाई करना है। XCOM 1 इज इक्वल टू दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का मास कितना था, 35.5 M। ओके सर, डॉट करके डी डिस्टेंस कितना है, 1.27 है, हाँ 2.27 एंगस्ट्रॉम। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 35.5 M, सम करोगे जाएगा 1.23 समथिंग एंगस्ट्रॉम। क्या अब क्वेश्चन समझ में आया? H प्लस से दूरी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, इतनी होगी। U लिखा है, ठीक है, मैंने इसको M मान लिया कि ये M है, मुझे तो दूरी निकालनी थी ना, वो M कैंसिल आउट हो जाएगा। U लिखो या M लिखो, U लिखो या M लिखो, मैंने U को M लिख दिया, कोई परेशानी नहीं, आप अपनी किताब में U लिख लीजिए, क्योंकि वो कैंसिल आउट ही होना था, वो कैंसिल आउट ही होना था। अब यहां से रियल फिजिक्स शुरुआत होगी दोस्त, यहां से तुम्हें रोना आ जाएगा अगर शुरुआत में ही तुमने ध्यान नहीं दिया तो, यहां से रोना आता जाएगा। ये पहला क्वेश्चन ही था अभी तो, अब समझना चाहते नहीं हो, मैंने 3 बार एक ही चीज बताई है, तो अब तो कुछ तो आपके दिमाग में घुसा होगा ना। कल ही आपको यही बात समझाई कि ऐसे पढ़ो कि पहली बार मतलब आखिरी बार पढ़ रहे हो, कि कंसेप्ट मुझे दूसरी जगह से नहीं देखना है। यहां पर सैकड़ों बच्चे कैसा आ रहा है कि समझ में आ रहा है और आपके दिमाग में नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप या तो कैलकुलेशन साथ में नहीं करो या सोचते ऐसे करते करते देख रहे हो। पेन चलाओ साथ में, पेन चलाओ साथ में। M1 इंटू 1 क्यों नहीं किया, M1 इंटू, मैंने इसको ओरिजिन माना ना भाई, ओरिजिन माना है, यही मैं मेरे लिए ओरिजिन है, तो मैं इससे डिस्टेंस मापूंगा तो ये क्यों लिखूंगा, इसी से डिस्टेंस नाप रहा हूं मैं, इसी से। COM की यूनिट क्या होती है, जो इसका यूनिट होगा, डिस्टेंस का यूनिट होगा, वो COM का यूनिट होगा अगर मैं x लिख रहा हूं तो। अभी तो शुरुआत हुई है भाई, ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई जेईई का क्वेश्चन नहीं है। यही वाला आंसर आएगा दोस्त, यही वाला आएगा, मुझे पता है। अरे यहां पर बच्चे यहां तीसरी बार बोल रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट है अपने पास, 10 kg का मास है, 20 kg का मास है, 2 ऑब्जेक्ट जिसका मास है, एक लिख लेता हूं यहां पर, लो ये पेन की थिकनेस मैंने कम कर दी यहां पर, M1 इज इक्वल टू 10 kg ऐसे,
m1 10 kg और दूसरा इससे कुछ डिस्टेंस दूर है m2 जिसका मास है 20 kg। ओके सर, और क्या बता रखा है कि रिजिड रोड से बंधे हुए हैं, जिस रिजिड रोड का कुछ मास नहीं है, डिस्टेंस दी दोनों के बीच में दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर दे रखा है। ओके सर, क्या पूछा गया? द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम अ 10 kg। इस 10 kg से आपको डिस्टेंस पूछा गया है, तो इसका आप ओरिजिन देख, इससे पूछा गया है तो इसको ओरिजिन पे मानना, कुछ तो समझ में आएगा ना दोस्त। अगर रिवांशी बेटा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हो दोस्तों बाहर निकल जाओ। रिवांशी बेटा यहां पर मैं भी आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और ठीक है देखते हैं 10 kg हमें क्या पूछा गया दोस्त कि इस m1 से दूरी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, तो इसको ओरिजिन पे मान लो दोस्त। ये x, मतलब x1 इसका 0 हो गया, y, 0 हो गया, यहां पर d डिस्टेंस दूर है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0, यह आ जाएगा x2 y2। बस फॉर्मूला लगाना था, या फिर सीधा अपन ने जो अभी फॉर्मूला डिफाइन किया वो लिख लो कि XCOM फ्रॉम 1, दो ऑब्जेक्ट के लिए ये कहानी लगाई जा सकती है, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू करके दोनों के बीच का डिस्टेंस d। हाँ तो देख, इससे लॉलीपॉप सवाल तो क्या आ सकता है नीट 2022 में, इससे लॉलीपॉप सवाल तो क्या आ सकता है, इससे लॉलीपॉप सवाल तो क्या हो सकता है भाई, अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो मैं तो बोल रहा हूं कि ऐसे यूज कर लो ना, XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m1 ये x1 0 हो जाएगा, m2 x2 है वो 10 हो जाएगा। अब m1 और m2 की मास पहले ही दे रखा है तो यहां पर वैल्यू पुट करनी है बेटा, इस पे दिमाग तो लगाना ही नहीं था, छोड़ो। हाँ दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बात बताता हूं, क्या बात बता रहा था पता है, कि एक कहानी बताई जाती है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कि सेम ही है लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये लिखा हुआ भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पर, लिखा हुआ भी आ जाएगा। मेजोरिटी केस में दोनों इक्वली हो जाएंगे, मेजोरिटी केस में दोनों इक्वली होते हैं कि जहां पर सेंटर ऑफ मास वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की थोड़ी सी फील लीजिए, सेंटर ऑफ मास आपको पता है, अभी जो हम समझ रहे थे वो पूरा का पूरा यही था कि पूरी कोई बॉडी है, कोई पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी का मास एक जगह पे केंद्रित माना जा सकता है, एक जगह पे हम इक्वल करके मान सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, और उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं कि उसी पूरी बॉडी को हम यहां पर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मास है वो एक ही पॉइंट पे केंद्रित है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, कि पूरा टोटल मास है वो एक जगह पे केंद्रित हो गया, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। बहुत छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है, मान लीजिए कि यहां पर मैं किसी तरह से ऐसी अरेंजमेंट खड़ी कर देता हूं जिससे मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूं, देखना। हाँ मैं ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर देख मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अगर ये लेंथ यहां पर ज्यादा हुई तो इस तरफ नीचे गिरेगा, अगर ये लेंथ इस तरफ ज्यादा हुई तो इस तरफ नीचे गिरेगा। क्यों कौन सा फोर्स इसको नीचे घुमा रहा है? अगर ये लेंथ यहां पर ज्यादा हुई तो ऐसे गिरेगा, अगर ये लेंथ यहां पर ज्यादा हुई तो ऐसे गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त यहां पर छोटे ऐसे फोर्स लगते हैं, छोटे ऐसे फोर्स लगते हैं, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, जो टॉर्क ड्यू टू mg इसको खींचना चाहते हैं नीचे की डायरेक्शन में। जी बढ़िया। और यहां पर भी सेम, ये नीचे ऐसे खींचते रहते हैं। ये कौन सा फोर्स होता है जो इसको खींचता है? इसका ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स इसको नीचे घुमाने की कोशिश करता है। तो ये ग्रेविटी वाला जो भी फोर्स होगा इसमें एक टॉर्क जनरेट करेगा और इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। जी बढ़िया, ध्यान से देखना, ये Tmg और ये आ जाएगा Tmg। अब दोस्त ऐसा कोई पॉइंट कि जहां पर टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ये जीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम लिखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या लिखते हैं दोस्त? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देख आपने डेफिनेशन समझी होगी, तो एक बात मैंने बताई इसमें कि यहां पर फोर्स की जरूरत नहीं, यहां पर पूरी कहानी मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड के संदर्भ में बताई। टॉर्क क्या होता है दृष्टि आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि टॉर्क का कभी नहीं, वरना इन डिटेल हम इसको पढ़ेंगे। नेट का मतलब, नेट का मीनिंग क्या है? नेट मतलब पूरा का पूरा, नेट मतलब नेट यार नेट मतलब क्या? ये नेट जो नेट लिख के कहते हैं ना कि इफेक्टिव ऐसे लिख देता हूं, इफेक्टिव। अब ऐसा मत पूछना इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव नेट टॉर्क ग्रेविटी की वजह से जीरो लिखा जाएगा। टॉर्क इज नॉट अ वर्क। लिखना चाहो तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेना, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, R क्रॉस F फैक्टर से ये निकाला जा सकता है। अदरवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम R F sin थीटा से भी निकालते हैं। अदरवाइज इसको R इंटू F परपेंडिकुलर कहा जाता है। अदरवाइज इसको R परपेंडिकुलर इंटू F भी लिखा जा सकता है। ये हम रोटेशनल मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन में हम
डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। अब आगे की बात बताता हूं। तो एक सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीओजी लिखा जाता है और सेंटर ऑफ मास। मेजोरिटी केस में दोनों इक्वल होंगे। मेजोरिटी केस में मेजोरिटी यही कहती है कि दोनों इक्वल ही है। मेजोरिटी केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल ही है, लेकिन दोनों के बीच का फिर भी एक मतलब डिफरेंस है। क्या है कि मीनिंग पहले समझो कि द पॉइंट वेयर पूरा का पूरा मास है वो कंसंट्रेटेड है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सीओएम कहते हैं। हाँ जी। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ऐसा पॉइंट है सर कि जहां पर वेट ऑफ अ बॉडी एक्स, कि जहां पर हम ट्रीट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा वेट, इस जगह से वेट लगेगा mg जितना, ये पॉइंट लगेगा। मतलब ये ग्रेविटी के संदर्भ में बोला जा सकता है। ग्रेविटी के संदर्भ में बोला जा सकता है। ग्रेविटी के संदर्भ में बोला जा सकता है। आगे की कहानी देखिए यहां पर कि क्या है। ग्रेविटी किसको डिफाइन करने के लिए? सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए ग्रेविटी की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं, सीओजी की बात करूं, तो यहां पर हमें ग्रेविटी डिफाइन करनी आवश्यक हो जाती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। हम सिर्फ इसको मोशन में या रोटेशन के टाइम पे या मोमेंटम फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं। जब कहीं भी बैलेंस करने की बात आएगी तब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी याद करते हैं कि जहां कहीं भी बैलेंस, देखिए यहां पर मैं बैलेंस करने की बात बता रहा था, तो वहां पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड का यूज करेंगे। अगर कोई ऐसी जगह पे हम कोई ऑब्जेक्ट को ले जाए कि जहां पर ग्रेविटी नहीं है, क्या नहीं है? ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी कहां गई? ठीक है, तो ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर हम सेंटर ऑफ मास की बातें कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बातें वहां पर नहीं कर सकते। मतलब कि वहां पर हमें ग्रेविटी होगी, वहीं पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर सकते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड होनी। दूसरी बात कि ये दोनों सेम पॉइंट होते हैं। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो सेम होते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेविटी है तो सेम होते हैं। अगर ग्रेविटी अनइक्वल है तो सेम नहीं होंगी। ग्रेविटी अनइक्वल है तो सेम नहीं होंगी। ग्रेविटी यूनिफॉर्म तो है, यस, और अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है तो नो करके लिखा जाएगा। ये डिफरेंस 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखना। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। परफेक्ट, बढ़िया। यहां तक कोई भी आपत्ति? यहां तक कोई भी आपत्ति? बढ़िया है। देख लो एक बार अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो बताओ मुझे। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो बताओ। कोई भी समस्या हो तो बताओ। पहले ग्रेविटी की डेफिनेशन हमने लिखी थी, पहले यहां से हमने ग्रेविटी के बारे में समझा था। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो चीज पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमने सिमेट्रिक बॉडी की बात की, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की, 1 2 3, फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा था। यहां पर एक पहला अध्याय खत्म हो रहा है कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के बारे में हमने समझ लिया। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के बारे में हमने दोस्त समझ लिया जी, बढ़िया। अब दूसरी बात होगी कि अगर कोई कंटिन्यूअस टाइप की बॉडी आ रही है कि जिसमें मास ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जैसे कि कोई रोड हो गई, शीट हो गई, तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वह आगे की कहानी होगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज की क्लास में। ये क्वेश्चंस करना, खुद से भी करना, तभी समझ में आएगा दोस्त, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, देख ज्यादा ब्रेक नहीं है अपने पास, 10 मिनट का ब्रेक, 10 भी ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इस मास को एक लेंथ वाइज डिसाइड कर सकता हूं कि एक लेंथ मैंने पकड़ ली, उस लेंथ पे मैं मास को रख सकता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने मास रख दिया, 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 तो मैं इसको लेंथ वाइज रख सकता हूं मास को, या फिर मैं इसको एरिया वाइज लिख सकता हूं कि ऐसे कोई शीट ले ली, तो शीट में पूरा का पूरा एरिया, शीट में मैंने पूरा का पूरा ऐसा एरिया भर दिया, शीट में मैंने पूरा का पूरा ऐसा एरिया रख दिया, शीट में मैंने पूरा का पूरा ऐसा एरिया रख दिया है। ठीक है, तो मैं यहां पर जो मास फील कर रहा हूं वो कैसे, एरिया वाइज फील कर रहा हूं। हो सकता है कि ये मास ऐसे भी फील हो, जैसे कि कोई डिस्क ले ली, ये क्या ले ली, डिस्क, तो ये डिस्क, और इसके अंदर मैं मास फील करूं तो मैं एरिया में फील कर रहा हूं। मास कहां पर फील कर रहा हूं, मैं एरिया में फील कर रहा हूं। यहां पर जो मास फील किया था वो किस में था, यहां पहले वाले में जो मास फील किया गया दोस्त, वो पहले वाले में मास फील किया वो लेंथ वाइज था, ये मास लेंथ वाइज था। ये सिर्फ लेंथ के अलोंग है, ये लेंथ के अलोंग है, ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अलोंग है। देखिए यहां पर ये लेंथ के अलोंग है, बहुत छोटी सी विड्थ होगी इसकी, ये dx है ना वो बहुत नेग्लेजिबल, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये नेग्लेजिबल है, ये नेग्लेजिबल, ऐसा मान लो बहुत वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल जी, बढ़िया, बहुत छोटी है। तो ये लेंथ वाइज जो भी मास है वो पूरा का पूरा किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ m है और टोटल मास मान लीजिए कि m है, तो वी कैन राइट लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा से, और लीनियर मास डेंसिटी कैन बी राइट एज अ लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर लेंथ।
मास पर लेंथ। यूनिट अगर कोई इसका आपको पूछ ले तो मास केजी में होता है, लेंथ मीटर में होती है, तो केजी पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, मास पर लेंथ। अगर कोई छोटे सेक्शन की बात की जाएगी, पर्टिकुलर उसी सेक्शन के लिए बताइए, ये डीएल लेंथ है और छोटा सा मास इसमें डीएम है, तो पर्टिकुलर उसी सेक्शन के लिए बताइए कि लैम्बडा डेंसिटी कैसे लिखी जाएगी। तो डेंसिटी कैन बी राइट एज अ लैम्बडा can be write as a lambda can be write as a dm by dl। ये छोटे फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, छोटे फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अगर चाहो तो ऐसा भी लिखा जाएगा फिर कि dm इज इक्वल टू लैम्बडा डॉट dl। दोनों तरफ से इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है कि dm का इंटीग्रेशन आपको m दे देगा और इंटीग्रेशन किया जाएगा लैम्बडा डॉट dl, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन ये काम की बात है, इसको समझना, ये जेईई नीट के लिए भी काम की रहेगी। वाह सुनील भैया, सुनील भैया। लैम्बडा वियर्ड लग रहा है, लैम्बडा वियर्ड लग रहा है, म्यू बोल देता हूं, लैम्बडा कांस्टेंट नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लैम्बडा कांस्टेंट होता है। ये लैम्बडा कब कांस्टेंट होता है बता दे रहा हूं, देख, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल रखी है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लैम्बडा कांस्टेंट है। लैम्बडा कांस्टेंट भी हो सकता है और ये नॉट कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब वेरिंग भी हो रहा है, हो सकता है, वेरिंग भी हो सकता है। कांस्टेंट तब होगा जब यूनिफॉर्म डेंसिटी ऐसा बोला गया होगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऐसा बोल रखा होगा। तो अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का कोई एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल रखा होगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट, तब ये कांस्टेंट नहीं होगा। लैम्बडा गाली जैसा लग रहा है, लैम्बडा लैम्बडा हमारे में तो गाली नहीं होता है, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू एम, नहीं लैम्बडा का स्क्वायर नहीं आएगा कहीं पे, डीएल का इंटीग्रेशन किया जाएगा। अरे ठीक है, अपन है ना लैम्बडा की जगह म्यू बोलेंगे, म्यू ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया इज इक्वल टू म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला केजी पर मीटर, यहां पर लैम्बडा की जगह आ जाएगा म्यू, ठीक है। इसको म्यू डॉट डीएल भी लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन करके ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू डॉट डीएल। म्यू कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरी भी कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि म्यू है वो कांस्टेंट ही रहे, बस सिंपल। नाम में क्या जाएगा, डी फॉर डेंसिटी, लेकिन डी का तो मैंने यहां पर यूज ही नहीं किया है, डी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास, इसको लीनियर मास डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, ये लैम्बडा या फिर म्यू को, ठीक है। ऐसी ही सेम बात आएगी मास की, मतलब एरिया मास की, यहां पर पूरा का पूरा मास वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास पर एरिया, क्या दोस्त, मास पर एरिया दैट कैन बी राइट एज अ सिग्मा, क्या आ जाएगा दोस्त, सिग्मा। इसको हम सरफेस मास डेंसिटी या फिर एरिया मास डेंसिटी लिख सकते हैं, सरफेस मास डेंसिटी या फिर एरिया मास डेंसिटी लिख सकते हैं, एरिया मास डेंसिटी लिख सकते हैं। यहां पर एरिया क्या लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है, यहां पर एरिया लिखा जाएगा एल इंटू बी, जी बढ़िया। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का निकालना है आपको, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का निकालना है। एग्जांपल के फॉर्म में अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप चाहिए कि जिसकी लेंथ एल है और ये विड्थ डी एक्स जितनी है, ठीक है, इसमें जो भी मास है वो एम जितना है, इसमें जो भी मास है वो एम डी एम जितना है, तो उस टाइम पे हम सिग्मा को लिख सकते हैं, उस टाइम पे हम सिग्मा को लिख सकते हैं कि इसकी सिग्मा कैन बी राइट एज अ, ये छोटे से एलिमेंट की जो सिग्मा लिखी जाएगी, ये सिग्मा इज इक्वल टू छोटा सा मास डीएम और ये छोटा सा एरिया डीएम, ये छोटा सा एरिया डी है, जिस छोटे से एरिया को अपन लिख सकते हैं लेंथ इनटू करके ये विड्थ डीएक्स, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहां पर भी ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एक डिस्क के अंदर एक छोटा सा एरिया निकाल लूं बाहर, तो इस छोटे से एरिया के अंदर जो मास है उसको हम डीए बोल देते हैं और जो मास है उसको डीएम बोल देते हैं। तो एरिया डीएम और एरिया डीए और मास है और डीएम लिखा गया है। हाँ, तो वी कैन राइट दैट सिग्मा इज इक्वल टू, ये छोटे पार्ट के लिए सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इस एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट के लिए सिग्मा इज इक्वल टू छोटा सा मास डीएम और छोटा सा एरिया डीए, बस। वी कैन ऑल्सो राइट दिस डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए, बस। इंटीग्रेशन करोगे तो ये इस तरफ m आ जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन हमें m मिल जाता है और यहां पर इंटीग्रेशन में सिग्मा इंटू डीए। जो बात म्यू के लिए बताई थी मैंने, वो बात यहां पर भी वैलिड करती है कि हो सकता है कि सिग्मा वेरी करे, हो सकता है सिग्मा वेरी ना भी। अब ऐसे ही हम वॉल्यूम में भी, मतलब इसको स्फीयर समझना, ये दिखने में शायद हो सकता है कि आपको सर्कल दिखे या डिस्क दिखे, लेकिन ये स्फीयर है और ये तो सिलेंडर आपको पता ही है, ये है सिलेंडर। सिलेंडर में पूरा का पूरा मास
वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वी कैन राइट मास। अब तक जो हम पढ़ते थे ना वो ये वाली डेंसिटी पढ़ते थे, अब तक हमने जो पढ़ी है वो यही वाली डेंसिटी पढ़ी है, अब तक पढ़ी हुई है, मतलब फाउंडेशन में जो भी पढ़ते थे वो ये वाली डेंसिटी पढ़ते थे, मास पर वॉल्यूम वाली, मास पर वॉल्यूम वाली डेंसिटी आप पढ़ते थे। ठीक है, यूनिट क्या हो जाता है, मास केजी में होगा और वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट काट ले और उसके लिए हम मास लिखे तो सर मान लीजिए कि ये मास डीएम है और यहां पर डेंसिटी रो है। डेंसिटी क्या है दोस्त, रो जितनी दे रखी है। ठीक है सर, तो हम इस एलिमेंट के लिए ऐसा लिख सकते हैं दोस्त, ये एलिमेंट के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अगर देख सिलेबस भगाना होता तो साथ साथ क्वेश्चन क्यों करता, तुम सोचो, अपना दिमाग दौड़ाओ कि अगर सिलेबस को खींचना होता दोस्त तो मैं जो 2 क्वेश्चन में काम कर सकता हूं उसके लिए मैं 7 क्वेश्चन क्यों देता तुम्हें, 7 क्वेश्चन क्यों करता मैं। हाँ सोचो जरा, एलिमेंट यहां पर इसका मास हमने डीएम माना है, एरिया वॉल्यूम है वो डीवी माना है। ठीक है, तो डेंसिटी लिखी जा सकती है डीएम बाई डीवी के फॉर्म में। ठीक है सर जी, और अगर मैं डीएम को एक तरफ लाऊं तो ये लिखा जाएगा रो डॉट डीवी, अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो मास टोटल इज इक्वल टू लिखा जाएगा रो डॉट डीवी। ये वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी हो जाए। ये लिखा मैंने आपका नाम, खुशी ओ खुशी। ये 2025 चल रहा है ना, ठीक होगा। आप 2027, ये मैंने साल लिख लिया, 720 डिवाइड बाई 720। ठीक है, हम आपको मिलेंगे अगर खुशी आपने ये कर दिखाया तो। ऑल द बेस्ट। ये जुनून देख के मुझे अच्छा लगा, ये जुनून देख के मुझे अच्छा लगा। लो मैंने आपका नाम भी लिख दिया। लो, और कोई देखना, मैं याद रखूंगा, ये स्लाइड पे इसलिए लिखा है, पढ़ते हैं याद आएगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, एक लीनियर, एक वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है सर, और एक एरियल वाला। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हम इसके कुछ, अरे कैसे चल रहा है ये रिमोट, उल्टा चल रहा है क्या? हाँ देखो समझना, अगर मान लीजिए कि हमें रोड दे रखी है, एक ऐसी रोड दे रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। मान लीजिए कि ये रोड, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, टोटल मास इसका m है, इसकी टोटल लेंथ l है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अब तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो तो ऐसा था कि XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2 x2 प्लस करके m3 x3, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस, ऐसे फॉर्मूले थे। ये कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से देख, ये तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो गई। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम ये कहती है दोस्त कि पहले आप अगर लेंथ वाइज है तो लैम्डा लिख लीजिए। तो पहला पार्ट मैंने लैम्डा लिख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर लेंथ, और ये यूनिफॉर्म है। ये क्वेश्चन में बता दिया है कि ये डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रोड है जी, बढ़िया। ये क्वेश्चन में बता रखा है आपको, और उसको लैम्डा बोला है। लैम्डा इज इक्वल टू मास पर लेंथ, मास m है और लेंथ l है जी, बढ़िया। ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए कंटिन्यूअस सिस्टम आगे, जो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम थी उसके लिए ये वैलिड है, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए क्या करोगे? तो कंटिन्यूअस के लिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे कि XCOM निकालना है, XCOM निकालना है। तो देख ये है क्या सर, m1 x1 m2 x2, ये क्या है? क्या एक्चुअल में वही तो है जो मास लिखते हैं। तो हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट निकालते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट निकालते हैं, छोटा सा हम एलिमेंट यहां पर निकालते हैं। ये ओरिजिन पसंद कर देते हैं। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है? ये x जितना डिस्टेंस दूर है, ये x जितना डिस्टेंस ये दूर है, dx इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ dx है, और इसका मास हम मानते हैं dm। तो इस एलिमेंट के लिए पहले लिखो। तो एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट के लिए हम लिखने जा रहे हैं। एलिमेंट के लिए देखना, एलिमेंट का मास कितना है? dm है। कितना डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से?
ओरिजिन से ये डिस्टेंस दूर है x जितना, ठीक है। ऐसे एलिमेंट बहुत सारे होंगे, ऐसे एलिमेंट बहुत सारे होंगे जी, बढ़िया। तो हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये कहता है कि ऐसे लिखा करो, जैसे कि ये ऐसा आया कि सर x1 इसका मास dm आया, फिर ऐसे dm का और निकाला करो, जैसे कि ये dm2 यहाँ पर निकाला सर x2, फिर ऐसे dm3, फिर मतलब इन शॉर्ट ऐसे छोटे छोटे dm निकाला करो कि ये छोटा dm, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स निकालो, तो x1 प्लस करके dm ये आ जाएगा x2 प्लस करके dm ये आ जाएगा x3, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट निकाला करो, टक 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 टक, और डिनोमिनेटर में dm प्लस ये सभी एलिमेंट्स का सम कर दीजिए। अब कंटिन्यूअस में क्या होता था कि कंटिन्यूअस में हम सिग्मा की बजाय इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जबकि डिस्क्रीट में हम ऐसा भी कर सकते थे कि सर सिग्मा m1 mi xi से i से शुरुआत कीजिए फाइनल तक, और डिनोमिनेटर में मास टोटल लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में मास टोटल लिख लीजिए। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन एलिमेंट्स का हो रहा है और वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए हम क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन लिखते थे। तो dm इंटू एक्स डिनोमिनेटर में मास टोटल या फिर dm लिख लो, मास टोटल या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm लिख लो, ये XCOM का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ समझना है यहां पर कि वी कैन राइट इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स डिनोमिनेटर में मास टोटल, डिनोमिनेटर में मास टोटल। जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई है वो x के लिए बताई है। अगर कोई कंटिन्यूअस वाला है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए XCOM लिखना है तो XCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm डॉट x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मास टोटल। अगर YCOM लिखना है तो YCOM विल बी सर dm डॉट y, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मास टोटल। अगर हमें कोई z के लिए लिखना है तो ZCOM इज इक्वल टू लिखा जाएगा dm इंटीग्रेशन में z, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मास टोटल। तो बस यही प्रोसेस है, अभी समझना। मैं कोई नई बात नहीं है, कोई घातक बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। देखो मैं जो आपको समझा रहा था वो क्या था, रोड था। मैंने जो आपको अभी कहानी बताई थी वो किसकी कहानी थी, रोड की बात थी जी, बढ़िया सर, ये रोड की बात थी। आपने इसके अंदर क्या एक काटा था, एलिमेंट काटा था, आपने एक एलिमेंट काटा था, ठीक है। कितनी दूर एलिमेंट निकाला था सर, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का और dm मास का एलिमेंट निकाला था जी, बढ़िया। यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि y में तो कुछ है ही नहीं, जो भी होगा वो x में होगा। तो सर XCOM इज इक्वल टू करके dm इंटू करके x लिखा, डिनोमिनेटर में लिख लिया मास टोटल, या फिर टोटल मास हो जाएगा m, बढ़िया। अब छोटी तरीके से सोचो, इस एलिमेंट के लिए लिखना मैंने सिखाया था, एलिमेंट के लिए मैंने आपको लिखना सिखाया था कि एलिमेंट के लिए मास अगर कभी लिखना पड़े तो लैम्बडा इज इक्वल टू dm बाई dx होता है या l होता है, हाँ जी। और अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा dm बाई dx भी लिखा जा सकता है और l भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं अभी x लिख रहा हूँ, अभी इसको x लिख रहा हूँ, dm बाई dx। अगर मैं dm एक साइड लूँ तो ये बन जाएगा लैम्बडा डॉट dx, हाँ जी, बढ़िया सर। तो dm की जगह क्या आ जाएगा, dm की जगह लैम्बडा डॉट dx आ जाएगा, हाँ जी, कोई आपत्ति नहीं है दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्बडा डॉट dx, और ये पीछे वाला जो था वो एज इट इज रहेगा, पीछे वाला x था वो एज इट इज रहेगा, ये लैम्बडा डॉट dx लिखा और पीछे वाला एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, मास टोटल आ गया, डिनोमिनेटर में मास टोटल आ गया। एक छोटा सा स्टेप है वो शानदार तरीके से देखना, हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखना सर लिखा क्या गया, लैम्बडा डॉट dx। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है क्योंकि इंटीग्रेशन से आपको डर लगता है, इंटीग्रेशन से आपको डर लगता है और ये डरावना पार्ट है। तो इंटीग्रेशन से घबराओ नहीं, इंटीग्रेशन का सामना करो भाई कि क्या चीज है इंटीग्रेशन। इस वाले केस में हम लैम्बडा को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और कांस्टेंट दे भी रखिए, कांस्टेंट दे भी रखिए कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो इसको लैम्बडा को बाहर निकाल लीजिए, लैम्बडा को बाहर निकाल लीजिए। एक चीज में भूल गया क्या, नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया यहां तक की बात, बढ़िया यहां तक की बात। तो मैंने लैम्बडा को बाहर निकाल लिया, लैम्बडा को बाहर निकाल लिया। लैम्बडा को दो तरीके से लिखा जा सकता था, एक अगर मैं एलिमेंट के लिए लिखूं तो लैम्बडा इज इक्वल टू dm बाई dx, और अगर पूरे रोड के लिए लिखूं तो यूनिफॉर्म डेंसिटी के हिसाब से लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर लेंथ भी लिखा जा सकता था, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। तो लैम्बडा
इज इक्वल टू मास पर लेंथ भी लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो इस लैम्बडा को मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन किया किसका, x डॉट dx का, डिनोमिनेटर में मास कितना है, m है, x डॉट dx इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम दोस्त, किसका कर रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, हमने XCOM वाले पार्ट का इंटीग्रेशन किया है, XCOM वाले पार्ट का इंटीग्रेशन किया है, क्या बना सर, x डॉट dx पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, x स्क्वायर बाई 2, x डॉट dx इंटीग्रेशन किया, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा मास से, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा मास से। कहां से हम शुरुआत कर रहे हैं सर, 0 से शुरुआत की, इसकी टोटल लेंथ है l, इसकी टोटल लेंथ है l, तो यह आ जाएगा 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। तो एज इट इज देखना ध्यान से, देख लैम्बडा की वैल्यू ऊपर से उठा ले तो आ जाएगा मास पर लेंथ, यहां पर लिखा जाएगा l स्क्वायर बाई 2 माइनस करके 0 का स्क्वायर, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड में m। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर जो l बाई 2 वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर जो l बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देख ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है दोस्त, इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है यार, कुछ नहीं है, डरावना कुछ नहीं है भाई, अरे कुछ करवा देता हूं, इसमें कोई डरावने वाली बात नहीं है। एक रोड था जिसका कुछ मास दे रखा है, हाँ जी कोई मास दे रखा है, ठीक है, इसका मास m दे रखा है, लेंथ इसकी टोटल l दे रखी है। अगर मास पर डेंसिटी के हिसाब से चलूं, मास पर लेंथ के हिसाब से चलूं, तो ये लैम्बडा कांस्टेंट हो जाएगी जी, कांस्टेंट हो जाएगी। बढ़िया सर, अब हम तो कंटिन्यूअस सिस्टम का हमने सीखा है कि कंप्लीटली हम पूरा का पूरा नहीं लिख सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं लिख सकते हैं, तो हमने कोई एक एलिमेंट काटा, हाँ यहां पर हमने एक एलिमेंट काटा है x डिस्टेंस दूर dm मास का एलिमेंट काटा है जी। बढ़िया सर, इसके लिए अगर मैं लैम्बडा लिखना चाहूं तो लैम्बडा देन भी dm की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, dm की वैल्यू अभी लिखना भी सिखाई थी कि dm इज इक्वल टू, ये मास लिखना चाहूं तो लैम्बडा डॉट dx के फॉर्म में लिखी जा सकती है। बढ़िया सर, अब XCOM का फॉर्मूला मैंने अब भी सिखाया था कि सर इंटीग्रेशन में लिखिए dm इंटू x, डिनोमिनेटर में या तो मास टोटल लिख लीजिए या फिर dm का इंटीग्रेशन करके मास टोटल निकाल लीजिए, तो ये मास टोटल आ जाएगा। ध्यान से देखो दोस्त, यहां पर तो dm इंटू एक्स क्या है, dm की वैल्यू लिख ली हमने यहां से x डॉट करके dx, ये इंटीग्रेशन यहां पर नहीं आएगा, dm की वैल्यू लिखिए, इंटीग्रेशन नहीं आएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा लैम्बडा डॉट dx, और ये दूसरा पार्ट है वो एज इट इज रहेगा x, ये चेंज आया, ठीक है। मास टोटल मास कितना m है, और आपको पता है सर कि यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू है वो m बाई एल है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया m बाई एल, बाकी एज इट इज सारी की सारी बात, बाकी सारी की सारी बात एज इट इज dx और ये x, हाँ ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मास टोटल। अब mm मर जाएगा और 1 अपॉन लेंथ तो कांस्टेंट है ना, या फिर m बाई एल को बाहर ही निकाल लीजिए, ये m बाई एल बाहर निकल गया, डिनोमिनेटर में क्या है m है, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x डॉट dx का हो जाएगा। कहां से कहां, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, कहां पर ले जा रहे हैं, टोटल लेंथ इसकी l तक जा रही है, 0 से ये पूरी लेंथ l है, तो ये 0 से शुरुआत की l तक लिखा, बढ़िया सर 0 से l तक लिखा है। अब देख ऊपर से m काट दे या फिर, तो बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन l और x डॉट dx, तो इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 से लेके l तक, सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा l बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस रोड का सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्ट मिड पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ से l बाई 2 डिस्टेंस होगा। ये तो पहले से पता था, अरे ये तो पहले से पता था कि अगर कोई रोड होगी और यूनिफॉर्म कर ली होती तो क्या परेशानी थी। अब इतना झमेला किया, इतना सारा झमेला किया, उससे बेटर तो ये होता है ना कि मैं आपको पूछ लेता बेटा कि ये रोड है, क्या है ये रोड, इसका पूरा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। आप सीधा पटक के मुझे बोल देते कि अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रोड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रोड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रोड है, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। आप नहीं बता देते मुझे, हाँ बता देते। अगर मैं आपको पूछूं दोस्त कि ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, और यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली है, तो सर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आप नहीं बोल दोगे तो कितना आसान है। अपन क्यों ऐसा झमेला कर रहे हैं, अपन क्यों ऐसा झमेला कर रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से पता चल जा रहा है। तो सोचो सोचो सोचो, अरे रोड, ये वाली रोड लिख रहा हूं भाई, रोड सही है स्पेलिंग क्या यार मजे ले रहे हो मेरे। लेंथ मास क्यों निकालना है, देखो इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये हाफ रिंग है, क्या है बेटा ये हाफ रिंग है, लो अब करके दिखाओ, अरे फील हो ना, हाँ
ये हाफ रिंग है। क्या है बेटा ये? हाफ रिंग। ये अभी अभी तक क्या था? फुल डिस्क थी, फुल डिस्क थी जी, बढ़िया। अब ये हाफ डिस्क है। बताओ अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर फर्स्ट, यहां पर, कहां पर होगा? कहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? बताओ 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 बताओ। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं जनता जनार्दन, बताओ मुझे। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं जनता जनार्दन, बताओ मुझे इसका अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? जी बताओ, जी बताओ। डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर भी बेटा आप फंस जाओगे। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले क्वेश्चन पे भी आप फंस जाओगे, इसीलिए वहां पर लैम्बडा डॉट डीएक्स यानी कि एम लिखा जाता था। हाँ जी, मतलब एरिया में है तो एरिया के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ऐसे डीएम डॉट एक्स और ये एक्स सी ओ एम लिख रहे थे ना, तो एक्स सी ओ एम, तो ये फॉर्मेट वहां पर यूज आता है, वहां पर काम में आता है, वहां पर ये फॉर्मेट काम में आता है। तो इस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट है वो यहां पर काम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताओ भाई इस पे कहां पर आएगा? टू पे, टू पे। अरे वाह यार वाह, खुश हो गया दिल, टू पे आएगा। अब मुझे बताओ कि टू, अगर मैं इसकी बोल दूं कि रेडियस आर है जी, अगर इसकी रेडियस आर है, बताओ कितना ऊपर? 1 से कितना ऊपर? लो बताओ ये कितनी हाइट होगी? ये कितनी हाइट ऊपर होगी? कितना ऊपर आएगा? लो 2 वाला आंसर सही है, करेगा 2 से कितना, लेकिन 2 से कितना ऊपर? अजी 2 से कितना ऊपर? अरे बता भाई साहब, जिसने बताया कि h की वैल्यू r/2, वो अपने आप को एक हाथ उठा के पीछे ऐसे, शाबाशी नहीं, एक मुक्का मारो। गलत है। ऐसे कैसे तुक्का मार लेते हो भाई? कहीं भी किसी भी तरह से, कोई भी, मतलब कैसे भी तुक्का मार लोगे? ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट से इसको गिना जाता है, प्रॉपर इंटीग्रेशन वाले फॉर्म से इसको गिना जाता है। तो जब कभी भी ऐसे सिमेट्रिक का आधा हो जाए, जैसे कि हाफ रिंग हो गई, हाफ स्फीयर हो गया, हाफ स्फीयर मतलब होलोस्फीयर कहा जाएगा इसको, होलोस्फीयर का हेमिस्फीयर, सेमी 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 से मतलब आधा कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। तो उस टाइम पे हम कैसे सेंटर ऑफ मास लिखेंगे? अगर सिमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ये केस में आप समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं इसी डिस्क का आधा कर दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर ये रिंग है तो इस रिंग का मैं आधा कर दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम हाफ डिस्क या हाफ रिंग के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं वह समझना जाएंगे। क्या इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी? क्या इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहां पर गेम पलट लिए एक ट्रिक बताएंगे। जैसे कि पहले एक अच्छी तरीके से समझ ले। हाँ, इसको एक C4 कोन याद रखना, C4 कोन। मैं छोटी पहले ट्रिक बताता हूं, वो समझना। यहां पर हम जो एक ट्रिक बता रहे, पहले याद रख क्या है। C4 कोन है। ये कोन कैसा है? सॉलिड कोन। ठीक है, ये सॉलिड कोन है। और चीज क्या है यहां पर कि सर या सॉलिड कोन दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक, इसका नीचे पॉइंट होगा, उसको हमने ओरिजिन माना है। इसके नीचे का पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है। इसका सेंटर ऑफ मास, कोन का सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर होगा, ये इतने डिस्टेंस ऊपर होगा। रेड पेन दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा वो यहां से पता चलेगा। कितना ऊपर होगा वो भी बताऊंगा मैं, कितना ऊपर होगा वो भी बताऊंगा। ये डिस्टेंस y होगा। ठीक है सर, यहां पर ये कुछ y डिस्टेंस ऊपर होगा। हाँ जी बढ़िया। यहां पर है सेंटर ऑफ मास, यहां पर ओरिजिन से कुछ ये भी y डिस्टेंस ऊपर है, यहां पर ओरिजिन से ये भी y डिस्टेंस ऊपर है, यहां से ओरिजिन से ये भी कुछ y डिस्टेंस ऊपर है, और यहां से ये भी कुछ y डिस्टेंस ऊपर है। D फॉर हाफ डिस्क, देखना समझना, वापस बता रहा हूं। देख, अगर कोन लिखा हुआ रहा है, कोन का मतलब क्या हो जाएगा? C लिखा आ रहा है तो C का मतलब क्या हो जाएगा? आप नहीं, C का मतलब कोन। ठीक है, T लिखा हुआ है मतलब ट्रायंगुलर लेमिना, लेमिना कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, ठीक है भाई।
हमें ये वैल्यूज ओरिजिन से निकालने की कितना y ऊपर, हमारा यहां पर मीनिंग क्या है कि y की वैल्यू कितनी होगी वो बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा, अगर h दिख जाए तो h की जगह क्या आ जाएगा, होलो हेमिस्फीयर, h मतलब होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। r यानी हाफ रिंग। देख रिंग तो सबको पता है, R फोर रिंग सबको पता है। अगर कोई रिंग का पूछता है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, एग्जैक्ट सेंटर पे होता है। लेकिन हम कहां पर निकालने वाले हैं, हम किसका निकालने वाले हैं, सेमी मतलब कि हाफ रिंग का निकालने वाले हैं, हाफ रिंग का निकालने वाले हैं, ठीक है सर। तो हाफ रिंग, R फोर रिंग लेकिन हाफ, आधी रिंग, ठीक है। रिंग और रिंग एस वापिस ऐसा है क्या, नहीं पहली बार ही ऐसा आया है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर, एक बार देख हेमिस्फीयर तो आ गया है, लेकिन वो कैसा था, होलो था, अंदर से खोखला था, तुम्हारी तरह अंदर से खोखला था। अब दूसरा आया है सॉलिड, S फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। H फॉर होलो हेमिस्फीयर, बढ़िया। और D4, देख रिंग और डिस्क में साम्यता ये कि R4 मैंने रिंग बोला है, D4 मैंने डिस्क बोला है, D4 मैंने डिस्क बोला है, या डिस्क का D, या डिस्क का D, या डिस्क का D। यहां तक की बात एकदम क्लियर कट, यहां तक की बात एकदम क्लियर कट, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ये देख हटा दे रहा हूं, हाँ अरे चलो रहने भी तो अच्छा ही था, ठीक है। ये डिस्क का D है। कैसे लिखा जाएगा इसका, y का फॉर्मूला बता रहा हूं, हर पार्ट में हम y निकालना चाहते हैं। ये सारे के सारे वो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले हैं, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले हैं, याद रखना यूनिफॉर्म डेंसिटी है सबकी। जो भी सिग्मा लैम्बडा जिसके लिए रिस्पेक्टिव लिखी जाएगी वो सारे के सारे यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले ही हैं, ठीक है। सारे के सारे यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले हैं। देख समझा रहा हूं, एक बार 4 3 का 2 2 3 का 4, माई नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। 4 3 का 2 2 3 का 4, क्या 4 3 का 2 2 3 का 4, माई नेम इज लखन, ठीक है। यहां पर देख कोन के लिए ज्यादा हम h की हाइट की बात करते हैं, तो ये कोन की हाइट है h, यहां पर ये लेमिना की हाइट है h, तो यहां पर ऊपर लिख लीजिए h, बढ़िया सर। अब इस सारे केस में जैसे कि हेमिस्फीयर हो गया या फिर हाफ रिंग हो गई, तो उसमें रेडियस की बातें करते हैं हम सब में डिस्क वगैरह में रेडियस की बातें करते हैं, तो सब में ऊपर रेडियस कर दीजिए, R और ये R, बढ़िया। अरे बढ़िया, यहां तक की बात, अरे इतनी बात क्लियर कट है, परफेक्ट। देख यहां पर अब चीजें है वो थोड़ी सी याद रखने वाली, क्योंकि इसके लिए मैं ट्रिक नहीं बना पाया। तो पाई यहां पर आ जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 3 पाई, यहां आ जाएगा 3 पाई 8 और 3 पाई 8 और 3 पाई। देखना इसके लिए डेरिवेशन, मतलब तुम समझ सकते हो कि मैंने एक रोड का डेरिवेशन करवाया था, सिर्फ एक रोड का डेरिवेशन करवाया था, वहां पर भी तुम्हारी आत्मा बाहर निकले, ये क्या बता दिया सर, ये क्या बता दिया, ये तो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं सर, ऐसे कैसे बता दिया, ऐसे कैसे बता दिया। अब बात तो याद रहे कि C4 कोन, D4 ट्रायंगुलर लेमिना, H4 होलो हेमिस्फीयर, R4 हाफ डिस्क, S4 सॉलिड हेमिस्फीयर, D4 हाफ डिस्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देख कौन सी मूवी चल रही है अभी वायरल, कौन सी मूवी चल रही है अभी, क्या पता है, मैं लिख के बताता हूं। बता रखा है चांद तेरा ही रहेगा, मतलब इन सभी का मर्म निकालो, बस इतनी सी बात बता रहे हैं कि चांद तेरा ही रहेगा सनम दिल से। अरे भाई सनम दिल से बोल रहा हूं, ये सनम दिल से बोल रहा है क्या, चांद तेरा ही रहेगा सनम दिल से, चांद तेरा ही रहेगा सनम दिल से। तो बस यहां से चांद फॉर सी फॉर कोन यानी 4 3 का 2 2 3 का 4, ये तो लिखना हमने सीखा है, तो आप बस इतना रखो, चांद फॉर सी फॉर कोन, तेरा टी फॉर ट्रायंगुलर लेमिना, ही फॉर होलो हेमिस्फीयर, रहेगा में से आर उठाओ, हाफ रिंग बन जाएगा, सनम में से एस उठाओ, सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा, दिल से डी हाफ डिस्क बन जाएगी, यहां से बन जाएगा, अरे बन जाएगा। तो 4 3 का 2
2 3 का 4। फिर यहां पर सर हमें पता है कि हाइट लेमिना और कोन में h की बात करते हैं तो हाइट लिखी, बाकी सब में r लिख दिया। अब ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है कि इसको पाई लिखेंगे यहां पर डिनोमिनेटर में, फिर यहां पर 8 और यहां पर 3 पाई। बस ये सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा। क्या याद रहेगा कि सनम तेरा ही रहेगा चांद सनम दिल से? याद रहेगा क्या? खजाना कर लिया आज हमने, खोज कर दी एक नई। आने वाला पार्ट है। अब तक था ना बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, अब बहुत मजा आए वैसा पार्ट है, बहुत मजा आए वैसा पार्ट है भाई, अब बहुत शानदार पार्ट था। अब तक हम क्या कर रहे थे पता है कि सेंटर ऑफ मास निकालने में उलझ रहे थे कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, ये ओरिजिन पे लिखा जाएगा, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लिखा जाएगा। अब तक हम जो भी कंफ्यूजन पाल रहे थे वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालने में पाल रहे थे। देख रहे हो? अरे ओरा माइनस करवा दिया इसने, ठीक है। तो हम अब तक सेंटर ऑफ मास निकालने में परेशान हो रहे थे। अब इसके बाद वाला पार्ट है ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है यहां पर बात? डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आपने अभी जस्ट लिखा था कि XCOM इज इक्वल टू, या फिर RCOM इज इक्वल टू करके मैं लिख रहा हूं, देखना RCOM वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था ना अभी, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, हाँ जी। फिर ऐसे M3 R3 वेक्टर, डिंग 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 डिंग, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, ऐसे आ जाएगा डिंग 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 करते करते। हाँ, अगर मैं इसमें डेल्टा वाला पार्ट खेलूं, तो डेल्टा RCOM, या फिर डी वाला पार्ट खेलूं, मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू dt, डिफरेंशिएट करूं तो dr/dt वेक्टर लिखा जाएगा, हाँ जी, dr/dt, ये RCOM। यहां पर M1 एज इट इज dr1 डिवाइड बाई dt। ओह सर आया समझ में। ये M2 ये लिखा जाएगा dr2 डिवाइड बाई dt। अरे आ रही बात समझ में, ये लिखा जाएगा M3 dr3 डिवाइड बाई dt लिखा जाएगा। फिर ये डिंग 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 डिंग, और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 लिखा जाएगा जी, बढ़िया। अब ध्यान से देख दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है कि ये dr/dt ये वेलोसिटी लिखा जाएगा, dr2/dt ये वेलोसिटी लिखा जाएगा, ये dr3/dt ये v वेलोसिटी लिखा जाएगा। मतलब कि अगर बहुत सारे पार्टिकल दे रखे हैं, जैसे कि m दे रखा है किसी v1 वेलोसिटी से भाग रहा है, m2 दे रखा है जो किसी v2 वेलोसिटी से भाग रहा है, v3 जो मास दे रखा है कुछ m3 जो v3 वेलोसिटी से भाग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास दोस्त, सेंटर ऑफ मास की बात बता रहा हूं। क्या सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से भागेगा, तो ये VCOM निकालने का एक पूरा मेथड आ गया, पूरा तरीका आ गया दोस्तों। ध्यान से देखो इसको, यही तो है VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना, ये M1 V1 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर, M3 V3 वेक्टर, M4 V4 वेक्टर, ऐसे करके करके डिंग 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 अंत कर देंगे। और यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, ऐसे लिखा जा सकता है। बस 10 मिनट का खेल बचा है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। 10 मिनट का खेल बचा है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। अरे रिहान खान बेटा, जा सकती हो आप क्लास से, मैंने आपको पकड़ के नहीं रखा है। पढ़ने वाले लोग बेटा 7-7 8-8 घंटे एक साथ भी पढ़ते हैं। वो सनम अच्छा लगता है, स्टूडेंट दिल से, ऐसा भी कर सकते हो। कोई बच्चा ने बोला है कि यहां पर सनम दिल के बजाय स्टूडेंट दिल से, ऐसा लिख दो। दिमाग में नहीं घुस रहा है कृतिका? लो मैं बता देता हूं, देख बहुत सिंपल सी सोबर सी बात है कि यहां पर मास M1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ V1 है, यहाँ पर मास M2 है जिसकी वेलोसिटी कुछ V2 है, यहाँ पर मास M3 है जिसकी वेलोसिटी कुछ V3 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी राइट एज अ M1 V1 वेक्टर प्लस, जैसे x में लिखा करते थे वैसा ही फॉर्मूला बन रहा है, M2 V2 वेक्टर प्लस M3 V3 वेक्टर प्लस डिंग 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 डिंग, और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, ऐसा लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। क्या आई बात समझ में दोस्त? अब
क्या अब बात समझ में आई कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे लिखी जा सकती है, बस सिंपल सोबर बात। ऐसा एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल 1 है, वो किसी एक्सेलरेशन से a1 से भाग रहा है, कोई दूसरा ऐसे a2 से भाग रहा है, कोई तीसरा ऐसे a3 से भाग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? ACOM। हाउ कैन वी राइट ACOM? तो ACOM का भी सेम फॉर्मूला बन रहा है इसका डिफरेंशिएट करने में, विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, फिर प्लस करके m3 a3 वेक्टर। अरे भाई साहब, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डिंग 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 डिंग। लो, ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले आ गए हमारे पास। खत्म खत्म खत्म। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों बात मैंने बता दी। पहला डेरिवेशन करवा दिया कि अगर जो हमने r लिखा था, हाँ बताओ ना रेहान खान, मैंने तो आपका अभी देखा। आप फटाफट करके बताओगे क्या? अभी खत्म हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक बार फटाफट देख लो, इसका आंसर आप बता पाओ तो बता दो, एबीसीडी में से फटाफट बता दो। नहीं बता पा रहे हो तो मैं वेजिटेबल में दे दूंगा। बता दो इसका आंसर, जो भी अगर कर पाओ तो अभी बता दो। 1 2 3 4, ये कहां पर था, कहां पहुंचा था? कितने क्वेश्चंस करवा दिए आज? 9। यहां पर ये 10, ये करवाया मैंने 10। अरे कहां गया भाई? अरे आजा छोरे, छोरे हाजिर हो। छोरे आ गए। 10, फिर सीधा यहां आया। हाँ, ये 11 नंबर का क्वेश्चन हुआ आज की क्लास का। आज की क्लास के 11 क्वेश्चन थियरी के साथ इतने क्वेश्चन करवा दिए, देख रहे हो क्या? आज एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, खुद करना होगा। ए ऑप्शन, जिस बच्चे ने ए ऑप्शन बोला है, जिस बच्चे ने ए आंसर बोला है वो सही है, वो सही है, ठीक है। जिन्होंने ए आंसर बोला है वो सही है, ठीक है। तो देख, तो सेंटर ऑफ मास की कहानी अभी अधूरी है, हमने बस सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है, सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं सीखा है, वो हम अभी भी सीखेंगे, हम अभी भी सीखेंगे। हालांकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पार्ट हमने सीख लिया, लेकिन अभी हमने अभी हमें इसमें और भी बेटा इन्वेंशंस, नए नए टॉपिक के बारे में चर्चा करनी होगी। जीरो नहीं होगा, 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 जीरो नहीं होगा। अरे जीरो नहीं होगा बेटा जी, जीरो कैसे होगा यहाँ पर? हाँ वेदिका, कंसेप्ट है ढेर सारे, लेकिन मिलेंगे अगली बार तब पढ़ेंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोस्त, टेस्ट अटेम्प्ट करनी। अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अच्छा लगा आपके मैसेजेस पढ़ के, और अच्छा लगा आपको पढ़ा के भी। शुरुआत में आपके दिमाग में बातें घुस नहीं रही थी, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी दोस्त। मैंने सोचा कि इसको तो समझा के ही मानूंगा, तो कोशिश मैंने भी अपनी पूरी की है। लेकिन अगर आपको कुछ ना इसमें रह गया हो, आपको समझाने में नहीं आया हो, तो उसको वापस एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेना। बहुत ज़्यादा टाइम लेक्चर को वापस देखने में मत देना, क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन से क्लियरिटी बढ़ जाती है बेटा, ठीक है, और कंसेप्ट की क्लियरिटी बढ़ जाती है।